हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ खास बातें, वो भी एक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की डिजिटल क्लास पे। तो इससे पहले कि हम अपनी क्लास को शुरू करें, कृपया चेक कर लीजिए कि आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास वास्तव में अच्छी होने वाली है, इसलिए क्लास को लाइक कर दीजिए और कैसी लगेगी क्लास वो लास्ट में आप कमेंट कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 2, जिसका नाम है बहुपद। कक्षा 9 की प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद, ये अपनी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब इस बहुपद प्रश्नावली से संबंधित हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो है कि उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सर्वसमीकाएं और परिमेयों के बारे में हम आज इस डिजिटल क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चूँकि हमारी प्रश्नावलियों का जो किताब की जो एक्सरसाइज है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, उनका अध्ययन हम अपने नॉर्मल बोर्ड पे क्लासें करके कर रहे हैं। वहाँ पे आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी सभी एक्सरसाइजों की लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए हम अध्ययन करते हैं इनको। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि इन सभी परिभाषाओं परिमेयों को अपनी नोट कॉपी में लिखकर बार बार आपका इसका दोहराव करें, जिससे ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगी और सभी एक्सरसाइजों को हमें हल करने में सहायता प्रदान करेगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद से। प्रश्नावली का नाम है बहुपद। स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद से। बहुपद क्या होता है और किस रूप में इसको हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद जो है उसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। बहुपद की परिभाषा। बहुपद किसे कहते हैं? अगर सीधी बात करें तो चर, अचर तथा चर के गुणांक, चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है तथा चर के गुणांक भी हो सकते हैं, और चर के ऋणेतर, ऋणेतर मतलब धनात्मक, ऋणेतर का तात्पर्य होता है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक घातांक के जोड़ बाकी और गुणा की संक्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यानी यहाँ पे परिभाषा में चर नाम आया, अचर नाम आया है, चर के गुणांक आ सकते हैं और चर पे कुछ धनात्मक घातें आ सकती है। इस प्रकार के जो अवयव है वो जोड़ बाकी या गुणा संक्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक जब आते हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद के आगे के कुछ खास कथनों के बारे में। यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी व्यंजक में अगर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आया हो, जैसे ये आ गया, एक चर राशि आ गई, एक अचर राशि आ गई 2, तो इसमें अभी तक कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आया, इसका मतलब ये अभी एक पदी है। अगर इसमें माइनस का अगर 3x² आ जाए तो यहाँ पे दो पद बन जाएंगे। यहाँ पे दो पद कौन कौन से बनेंगे? एक पद तो ये इधर वाला ये 2x वाला, और एक ये बन जाएगा ये माइनस के 3x वाला, ये दो पदी हो जाता है। तो जब तक एक पद होता है उस बहुपद को एक पदी कहा जाता है। दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है। यहाँ पे हमने जिक्र कर लिया कि पदों की गणना प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा की जाती है। पदों की गणना या तो प्लस का चिन्ह आ जाए उससे शुरू होती है, या माइनस का चिन्ह आ जाए उससे शुरू हो जाती है। जैसे 3x आया और 3x के बाद में प्लस का चिन्ह आ गया और फिर इसके बाद में 2x² आ गया, तो इसमें दो पद हो गए। अगर इसके साथ कुछ पद आ जाता है जैसे x²y, तो अभी तक दो ही है, लेकिन माइनस के बाद में अगर एक y और आ जाता है तो यहाँ पे तीन पद हो जाते हैं। एक पद तो ये 3x वाला माना जाएगा, एक पद ये माना जाएगा 2x²y, एक पद ये माना जाएगा। तो प्लस और माइनस के चिन्ह से पदों की गणना हो जाती है। यहाँ पे अगर एक ही पद आता है तो उसको एक पदी कहते हैं। अगर दो पद आते हैं तो उसे द्विपदी कहते हैं। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी या त्रिपद कहा जाता है।
अब बात आती है कि चर पे घातें किस प्रकार से लिखी जा सकती है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, यानी चर में, यानी ये जो अपनी जोड़ बाकी संक्रिया, जोड़ बाकी और गुणा संक्रिया में ये जो चर अचर और चरों के गुणांक और चरों पर ऋणात्मक घातों वाले अवयव आए हैं, उन पे उस चर राशि पे, उस बहुपद में या उन अवयवों में आने वाली चर राशि पर जितनी घात लगी हुई होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। जितनी घात लगी होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 3 x की घात 3, 3x क्यूब, यानी 3x की क्यूब हो जाती है। तो ये जो बहुपद बना है इसमें पद तो 2 हो गए, पदों की गणना जोड़ और बाकी के चिन्ह से स्टार्ट करते हैं। तो एक पद तो हो गया ये वाला, एक पद हो गया x स्क्वायर, एक पद हो गया माइनस का 3x क्यूब। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो जो घात है वो चर राशि पर अधिकतम घात कितनी आई है, 3 अधिकतम घात आई है। तो चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे एक घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, किसी भी चर राशि पर अगर एक ही घात होती है तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। 2 घात जिस पे होगी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चर राशि आ जाती है और उस चर राशि पर 2 घात हो, अधिकतम 2 घात, यानी उससे न्यूनतम घातें हो सकती है। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x हो सकता है, ये भी एक बहुपद है। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है प्लस का 1, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अधिकतम घातें कितनी आई है, अधिकतम घातें आई है 2, तो ये द्विपदी कहलाएगा। अब हम बात करते हैं 3 घात वाले बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आई है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ये सभी बातें हमें आगे प्रश्नावलियाँ जब पढ़ेंगे वहाँ पे काम आएगी। तो इनका एक विशेष ध्यान रखना है कि एक घात वाले को क्या कहेंगे, एक घाती। एक घात वाले को क्या कहेंगे, रैखिक। एक घात वाले को क्या कहेंगे, रैखिक। 2 घात वाले को क्या कहेंगे, द्विघाती, यहाँ पे नाम से ही मिल रहा है। और 3 घात वाले को हम क्या कहेंगे, त्रिघाती। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन एक जो खास आई है वो ये है कि एक घात वाले को क्या कहेंगे, एक घात वाले को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहना है। चलिए अब हम प्रश्नावली में आगे के तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बहुपद की परिभाषा और बहुपद में आने वाले पदों के माध्यम से उनकी पहचान, जैसे एक ही पद है तो उसको एक पदी, 2 पदों को द्विपदी, 3 पदों को त्रिपदी, एक घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघाती और 3 घात वाले को त्रिघाती कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे इस प्रश्नावली में आई हुई परिमेयों के बारे में। यहाँ पे 2 परिमेय हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, जिसमें एक पहली परिमेय का नाम है शेषफल परिमेय और दूसरी परिमेय का नाम है गुणनखंड परिमेय। इन परिमेयों को हम किताबी भाषा तथा अपनी साधारण भाषा दोनों प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम जहाँ तक हमारी प्रश्नावलियों में काम आएगी, इन परिमेयों को साधारण भाषा के तौर पर ही काम में लेते हुए उनका आगे का अध्ययन हम करेंगे। तो साधारण भाषा वाली परिमेय जो है वो आसान है, वो हमारे समझ में आने के लायक है, तो वो हम पढ़ के फिर उनके द्वारा हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो विशेष तौर पर इन परिमेयों को आपको याद रखना है और इन सभी परिमेयों को, इन दोनों परिमेयों को, सभी का मतलब दोनों, इन दोनों परिमेयों को अपनी नोट कॉपी में लिख कर रखना है तथा इनका बार बार दोहराव करना है, जिससे कि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी और प्रश्नावलियों को हल करने में आपको सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय किताब में इस प्रकार से लिखी गई है। ये जो लिखा गया है कि मान लीजिए कि px यानी p नाम का कोई बहुपद है, p नाम दिया है, x उसमें चर राशि है, px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला कोई बहुपद है, या तो एक से अधिक होगी या एक ही घात होगी, ऐसा कोई बहुपद है। और मान लीजिए कि a कोई वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जैसे वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय हो सकती है, पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो सकती है, परिमेय हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अगर धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। कोई वास्तविक संख्या a आ जाती है, उस वास्तविक संख्या
का मान अगर हम बहुपद में, जहाँ पे चर राशि है, जैसे पी नाम के बहुपद में अक्स नाम की चर राशि उपलब्ध वहाँ पे मौजूद थी, तो उस रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब पी एक्स को अगर कोई रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला बहुपद, यहाँ पे देखिए ये एक घात वाला ही बहुपद है, क्योंकि x-1 एक घात वाले बहुपद से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा पी ए मतलब चर की जगह ए मान रखने से बहुपद का जितना मान आता है वो उसके शेषफल के बराबर होगा। ये बातें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट है, और उनका महत्व और उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए अपनी क्लासों में जब हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे हम इनका अध्ययन अच्छी तरीके से करने के बाद इनको गहराई से समझ सकेंगे। तो ये तो है किताब की भाषा, और साधारण रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए साधारण रूप में इसका अध्ययन हम इस प्रकार से करते हैं कि भाजक के शून्यांक मान को, भाजक के शून्यांक मान, यहाँ पे शून्यांक मान नाम आया, शून्यांक मान मतलब किसी भी चर राशि का वो मान, किसी भी चर राशि का ऐसा मान, किसी भी चर राशि का ऐसा मान जो, किसी भी चर राशि का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य के बराबर बना दे, किसी भी चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे वो शून्यांक मान कहलाता है, चर का वह मान शून्य कहलाता है। तो जो भाजक का शून्यांक होगा, यानी भाजक का शून्यांक मान अगर भाज्य में रखते हैं, यानी मान लीजिए कि कोई चर है अक्स, अगर उस अक्स चर राशि को, अगर अक्स चर राशि को हम 3 रखने से, अक्स चर राशि में अक्स की जगह 3 रखने से अगर भाजक का मान शून्य बन रहा है तो वो ही मान रखने पर अगर शून्यांक मान जैसे अक्स बराबर 3 है और अक्स बराबर 3 शून्यांक कैसे है, जैसे अक्स बराबर 3 रखने से भाजक का मान शून्य हो जाता है। अगर अक्स बराबर 3 हम भाज्य में रखते हैं, अक्स बराबर 3 हम अगर भाज्य में रखें तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो शेषफल राशि प्राप्त होगी, जो राशि हमें प्राप्त होगी वो शेषफल प्राप्त होगी। यही बात है यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन इसकी भाषा जो है वो कुछ सरल करके लिखने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे ऐसे बताया गया है। साधारण रूप का मतलब ये है कि कोई भी भाजक का शून्यांक मान, जैसे मान लीजिए कोई भाजक दे दिया x माइनस 4, अब इसको शून्यांक बनाने के लिए चर का कौन सा मान काम आ रहा है, यानी इसमें अगर शून्यांक की बात करें तो शून्यांक इसका क्या है, शून्यांक है x बराबर क्या शून्यांक है, x बराबर 4 शून्यांक है, यानी x की जगह इसमें 4 रख दें तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0 बन जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0 बन रहा है। यानी इस बहुपद को शून्य बनाने के लिए चर का कौन सा मान काम आ रहा है, x बराबर 4 काम आ रहा है। अब ये x बराबर 4 अगर किसी भाज्य में रख देते हैं, x बराबर 4, ये तो अपना था भाजक का शून्यांक क्या है, भाजक का शून्यांक x बराबर 4 आया है। अगर ये भाजक का शून्यांक अगर हम भाज्य में रख देते हैं तो जो उसका मान आएगा, भाजक का जो भी मान आएगा, इसका शून्यांक 4 जो है वो इस भाज्य में रखने पर जो मान आएगा वो मान शेषफल कहलाता है। वो मान क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो इसी क्लास को एक बार दोबारा से सुन लीजिए, अन्यथा हम जब प्रश्नों को अपने साधारण बोर्ड पे करेंगे, इसका उपयोग करेंगे तो पक्का ये बात समझ में आ जाएगी। इतनी कुछ खास और कठिन बात है नहीं। अब चलिए हम आगे अध्ययन करेंगे गुणनखंड प्रमेय का। गुणनखंड प्रमेय में भी हम सबसे पहले वो बात सीख लेते हैं जो किताब में लिखी गई है। किताब में ऐसा लिखा गया है कि P नाम का कोई बहुपद जिसमें x चर राशि है, P नाम के कोई बहुपद जिसमें x चर राशि है, उसकी घात 1 से बड़ी होनी चाहिए वाला कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो यहाँ पे x माइनस ए क्या है, कोई रैखिक बहुपद है। x माइनस ए क्या है, कोई रैखिक बहुपद है। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। यदि अब x माइनस ए का शून्यांक क्या है, x माइनस ए का शून्यांक है a, x माइनस ए यानी a कोई अगर वास्तविक संख्या है तो इसको शून्य बनाने के लिए चर का कौन सा मान काम आने वाला है, a काम आने वाला है। अगर चर की जगह भी हम a रख दें तो ये जो भाजक है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी x बराबर a जो है इस बहुपद के लिए
शून्यांक होगा। x बराबर a जो है इस बहुपद के लिए शून्यांक होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा गया है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है मतलब x माइनस ए का पी एक्स में पूरा पूरा भाग जाता है। गुणनखंड वही होता है किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो जिसका भाग जा रहा है वो उसकी गुणनखंड कहलाती है। तो पी एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर जीरो। पी ए बराबर जीरो, पी ए बराबर जीरो मतलब जहाँ चर है x वहाँ पे रख दो a, मतलब इस बहुपद का शून्यांक अगर रख देते हो तो जीरो प्राप्त हो गया। जीरो प्राप्त हुआ इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे जो भाजक है उसका भाग पूरा पूरा गया, तो ये गुणनखंड होना स्वाभाविक है। तो ऐसे लिखा गया है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर जीरो हो। और इसी बात को वापस से दोबारा से एक अलग रूप में घुमा के रिवर्स में लिखी गई है। ये ऐसे है कि पी ए बराबर जीरो है होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। इन दोनों बातों को हम दो बार एक साथ पढ़ते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत नजर आएगी। जैसे x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर जीरो। यदि पी ए बराबर जीरो होता है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। मतलब x माइनस पी ए बराबर जीरो तो x माइनस ए गुणनखंड है। x माइनस ए गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर जीरो। पी ए बराबर जीरो होता है यदि x माइनस ए एक गुणनखंड होता है। इस प्रकार से हम आगे इसकी साधारण परिभाषा में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय का हम साधारण रूप अगर पढ़ें तो इस रूप में होती है कि भाजक के शून्यांक को भाज्य में रखने पर, भाजक के शून्यांक को भाज्य में रखने पर प्राप्त होने वाली राशि शेषफल, यानी यहाँ तक बात हम पढ़ चुके हैं कि भाजक के शून्यांक मान को भाज्य में रखने पर प्राप्त होने वाला मान क्या होता है? शेषफल होता है। भाजक के शून्यांक को भाज्य में रखने पर प्राप्त होने वाला मान क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। अब भाजक के शून्यांक मान को भाज्य में रखने पर प्राप्त होने वाली राशि शेषफल यदि जीरो हो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यदि पी ए बराबर जीरो, यहाँ पे पी ए ही मान होता है, पी ए बराबर जीरो हो तो भाजक उसका गुणनखंड होता है। तो भाजक उसका गुणनखंड होता है, यानी पी ए बराबर जीरो होगा तो भाजक उसका गुणनखंड होगा। यहाँ अब आगे हम बात करेंगे, दोबारा से इस परिभाषा को थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि भाजक के शून्यांक को, भाजक के शून्यांक कौन सा होता है? ऐसा चर का वह मान जो उस भाजक बहुपद के मान को शून्य के बराबर प्राप्त करवा दे या मान जीरो हो जाए। भाजक के शून्यांक मान को भाज्य में रखने पर प्राप्त होने वाली राशि शेषफल, यहाँ पे प्राप्त होने वाली राशि क्या होती है? शेषफल यदि जीरो हो तो भाजक उसका गुणनखंड होता है। यदि ये जीरो हो जाती है, यानी प्राप्त होने वाली राशि शेषफल जो होती है, अगर शेषफल जीरो प्राप्त हुआ तो वह भाजक उसका गुणनखंड होता है। शेषफल जीरो प्राप्त होने का मतलब भाग पूरा पूरा जाता है, भाग पूरा पूरा जाने का मतलब वो एक उसका गुणनखंड होगा। अब चलिए, अब इन गुणनखंड प्रमेयों को और शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को आप अपनी कॉपी में लिख लें और इसका बार बार दोबारा से अध्ययन करें, और जब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे ये हमारे काम आएगी। अब हम आगे बात करते हैं इस प्रश्नावली की अगली कुछ बातों के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रमेयों को, सर्वसमीकरणों को पढ़ने वाले हैं। प्रमेय दो प्रमेय आई है, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 प्रमेय थी शेषफल प्रमेय और नंबर 2 थी गुणनखंड प्रमेय। प्रमेय दोनों ही एक दूसरे से मिली जुली थी, कुछ उसमें बहुत कुछ बदलाव था नहीं, और उनका अध्ययन कर लेने के बाद हम पढ़ने वाले हैं सर्वसमीकरणों के बारे में। सर्वसमीकरण मतलब दो चरों का युग्म या तीन चरों का युग्म, उस पर कुछ 2 या 3 घातें एक साथ आ जाए तो उनका विस्तारित रूप कैसे होता है, और विस्तारित रूप को हम चरों के 2, 3 प्लस माइनस वाले युग्म पर किस प्रकार से घातें लगा के हल कर सकते हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ पे सर्वसमीकरणों के द्वारा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस प्रश्नावली में काम आने वाली महत्वपूर्ण सर्वसमीकरणों को। यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लग रही
लगी है, क्या क्या आपके समझ में आया है, क्या अच्छा लगा है। अगर कुछ इसमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप कमेंट के रूप में लिख सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके जिस प्रकार काम आ रही है वैसे ही आपके किसी अन्य भाई बहन के भी काम आ सकती है, तो उनको भी इसके बारे में ये आप क्लास भेज सकते हो ताकि वो भी इस प्रकार की क्लास आप ले सकें। अब हम पढ़ते हैं सर्वसमीकाओं को। सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका है x प्लस वाई। x प्लस वाई यानी दो चर राशियों पे होल स्क्वायर होती है और जोड़ होता है तो उसकी सर्वसमीका बनती है, उसकी सर्वसमीका बनने वाली है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका हम पढ़ने वाले x माइनस वाई पे होल स्क्वायर, x माइनस वाई पे होल स्क्वायर। x माइनस वाई पे होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका जो होती है उसका रूप बनता है बराबर में होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम अध्ययन करते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सर्वसमीका होती है x प्लस वाई x माइनस वाई, दोनों ही कोष्टक में है, कोष्टक x प्लस वाई x माइनस वाई। ये सर्वसमीकाएं आप अपनी कॉपी में बराबर लिखते रहिए, और अगर बराबर लिख रहे हो तो लिखने के बाद क्लास पूरी हो जाने के बाद सेल्फ उसका रिवीजन कीजिए और याद कर लीजिए, ये हर पर्सन में आगे हमारे काम आने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है वो ये है कि बार बार लिख कर इनका बार बार दोहराव करें ताकि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, तो ये प्रश्नावली हल करने में आपको सहायता प्रदान करेगी। अब अगली सर्वसमीका है x प्लस ए और x प्लस बी। गुणा में देखो दोनों कोष्टक है x प्लस ए और x प्लस बी। यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी जो है, x प्लस ए और x प्लस बी, इनका जो रूप जो उत्तर होता है या इनका जो सर्वसमीक विस्तृत रूप या विस्तारित या प्रसारित रूप होता है वो ये होता है x स्क्वायर प्लस x प्लस ए प्लस बी। x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक में, कोष्टक की गुणा में x प्लस ए गुणा बी। इनको भी आप अपनी कॉपी में लिख के रखें, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं सर्वसमीकाएं है। अब अगली सर्वसमीका है x प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर हो, बराबर में क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ एक हम बात कर लेते हैं कि ये जो x प्लस वाई और x माइनस वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो आ रहा है ना ये एक सूत्र के तौर पे सर्वसमीका है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई है, x प्लस वाई तो आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। अगर आ भी जाता है तो वो हम उसको एक साधारण सूत्र के नज़रिए से देखेंगे। यहाँ पे ये जो चर राशियाँ आई है ना x प्लस वाई, यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि ऐसे दे दें कि 9x और प्लस 4y, ये जरूरी नहीं 4y दे, 8y दे दे। अब यहाँ पे इस पे होल स्क्वायर लगा दे, ये एक बात विशेष बात थी, इस पे होल स्क्वायर लगा दे तो यहाँ पे जो सर्वसमीक रूप होगा ना वो तो इस रूप का है। किस रूप का? ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर का रूप है। लेकिन यहाँ पे जो x के बराबर में हमें राशि रखनी है ना, इस तरह जैसे यहाँ x स्क्वायर आया ना, तो यहाँ पे अब जो सर्वसमीका में जहाँ x था वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 9x। तो इसका मतलब जो जहाँ पे सर्वसमीका हल करने के बाद विस्तारित रूप में x स्क्वायर आ रहा है ना, वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 9 और 9x पे स्क्वायर या 9x पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर 2 गुणा x वाई है ना, वहां पे 2 गुणा x की जगह अब सर्वसमीका में जहां x था वहां आ गया 9x, वहां क्या आ गया 9x। तो 2 गुणा x की जगह 9x, x की जगह 9x और y की जगह क्या है, सर्वसमीका में y की जगह y लिख रहे थे विस्तारित में, तो पर्सन में y की जगह आ गया 8y, y की जगह क्या आ गया 8y। तो यहाँ इसके गुणा में आएगा 8y। तो इस प्रकार से ये आप इसको लिखेंगे। ये सर्वसमीका मतलब एक प्रकार से सूत्र है। सर्वसमीका का तात्पर्य क्या है? सूत्र। तो इसको आप अध्ययन करोगे आगे प्रश्नावलियों का, तो इन सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हम सीख लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की सर्वसमीका के बारे में। आगे एक सर्वसमीका है x प्लस वाई की होल क्यूब आ जाए, यानी दो संख्याएं, दो चर संख्याएं या
दो जो युग्म है संख्याओं का वो जुड़े और उस पे होल क्यूब आ जाएगा, 3 आ जाए तो इसका सर्वसमिक रूप होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे सर्वसमिका बन रही है x माइनस वाई पे होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे x प्लस वाई पे होल क्यूब में जो जो संख्या है वो की वो संख्या यहाँ पे आएगी, यहाँ देखो, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो यहाँ पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर प्लस में 3xy तो माइनस में 3xy, x प्लस वाई तो x माइनस वाई है, सेम टू सेम है, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस। तो ये सर्वसमीकाएं आसान है, दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती सर्वसमीकाएं, इनको भी आप कॉपी में लिख के रखें। इस प्रकार से आगे की सर्वसमीका हम पढ़ते हैं। एक सर्वसमीका और है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है। तो इसका सर्वसमीक रूप होता है कोष्टक में x प्लस वाई जेड वाई प्लस जेड और दूसरे कोष्टक में इसके गुणा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सबसे महत्वपूर्ण जो क्लास है, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, उनको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस क्लास को अगर देख के आपको अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आप अपने भाई बहनों के पास इस क्लास को पहुंचाइए और उसका फ़ायदा ले सकें, इसका आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूप, ये इस तरफ जो आया है ना, इस तरफ वाला है गुणनखंड रूप और ये है प्रसारित रूप। ये है इसका गुणनखंड रूप, ये है इसका प्रसारित रूप। यहाँ पे ये इसका गुणनखंड रूप है, ये इसका प्रसारित रूप है, यानी गुणा हो रही है जहाँ संख्या वो तो गुणनखंड रूप, और जहाँ पे खुल के अलग अलग पदों में आ रही है वो इसका प्रसारित रूप। ये है गुणनखंड रूप इसका, ये है इसका प्रसारित रूप। ये इसका गुणनखंड रूप है क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x प्लस वाई प्लस जेड यानी गुणा में आ रही। ये है इसका प्रसारित रूप क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पद आ रहे हैं। ये इसका गुणनखंड रूप, ये इसका प्रसारित रूप, ये इसका गुणनखंड रूप, ये इसका प्रसारित रूप। यहाँ पे ये इसका गुणनखंड रूप इस तरफ और ये इसका प्रसारित रूप इस तरफ, प्रसारित रूप। अब देखिए अगर हमें गुणनखंड रूप देके प्रसारित रूप पूछे तो इधर से इधर लिखना पड़ेगा। अगर प्रसारित रूप देके गुणनखंड पूछे तो आप ये रूप दे दिया, मान लीजिए इस तरफ वाला हमें दे दिया, तो हमें गुणनखंड रूप पूछ लिया तो इस तरफ वाला हमें करना पड़ेगा। इन सर्वसमीकाओं को आगे और पीछे यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दो प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम एक बार इन सर्वसमीकाओं को एक साथ लिख लेते हैं। ये सर्वसमीकाएं हमने अभी पढ़ी है, आपकी कॉपी में लिखी हुई है। इन सर्वसमीकाओं को अगर देखें तो अगर ये सर्वसमीकाएं यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर अगर पर्सन में होता है तो उत्तर में इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। पर्सन में अगर ये है तो इसका उत्तर विस्तारित रूप ये हो जाएगा। लेकिन अगर पर्सन में ही इसका विस्तारित रूप दे दिया, पर्सन में इसका विस्तारित रूप ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर था ये इसके उत्तर में आ जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके इसका गुणनखंड में बताना पड़ेगा। अब जब गुणनखंड होता है तो विस्तृत रूप ऐसे होता है, लेकिन अगर विस्तृत रूप उत्तर में ही दे दिया तो यहाँ पे जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, वो हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली संख्या इधर आ जाएगी और ये उत्तर के रूप में ये बतानी पड़ेगी। यानी प्रसारित को गुणनखंड पूछ सकता है, गुणनखंड को प्रसारित पूछ सकता है। ये सर्वसमीकाओं का अगला रूप, यानी x माइनस वाई का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब होता है तो हम ये पढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न पूछ लिया कि ये गुणनखंड है, इसका प्रसार कीजिए, तो इसका प्रसार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर में उत्तर के तरफ हमें लिखना पड़ेगा। ये x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला ये प्रसारित रूप है। प्रश्न में ही प्रसारित रूप दे दिया और कह दिया गुणनखंड करो, तो अगर ऐसा प्रसारित रूप हमें मिलेगा तो ये वाला जो पद है ये गुणनखंड रूप में आने के लिखने के लिए x प्लस ए एक्स प्लस बी इस तरफ आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, इसका प्रसारित रूप यहाँ पे ये दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ऐसा प्रश्न में ही दे दिया, इस प्रकार का कोई फॉर्मूला बनने वाली चर संख्याओं का समूह दे दिया, चर अचर का एक बहुपद दे दिया जिसमें इस तरह का कोई ग्रुप बन रहा है, तो इस तरह का ग्रुप बन रहा है तो हमें गुणनखंड रूप लिखना है।
तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर वाला था वो इसका उत्तर बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, इसके बराबर में सर्वसमीकाएं। तो आगे की सर्वसमीकाएं हम जैसे 8 पीछे पढ़ ली थी, तो 9 नंबर सर्वसमीका ये हो गई, 10 नंबर ये, 11 नंबर ये, 12 नंबर और 13 नंबर, इस प्रकार से सर्वसमीकाओं को हम आगे पढ़ रहे हैं। x प्लस वाई की होल क्यूब का ये विस्तृत रूप है, ये विस्तृत रूप अगर प्रश्न में आ गया तो x प्लस वाई की होल क्यूब इसके बराबर में उत्तर के रूप में आ जाएगी। x माइनस वाई की होल क्यूब का विस्तारित रूप ये है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। तो अगर ये नहीं, यही आया सिर्फ, तो इसके बराबर में x माइनस वाई की होल क्यूब लिख के हमें गुणनखंड रूप इसका बताना पड़ेगा। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका ये गुणनखंड रूप यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न में गुणनखंड रूप दे दिया और हमें इसका विस्तारित रूप पूछा, तो इधर वाली संख्या इसके उत्तर के तौर पर हमें लिख के बतानी पड़ेगी। इस प्रकार से हमने 8 सर्वसमीकाओं को पिछले पैनल में पढ़ा है। इस पैनल में हमने इन्हीं सर्वसमीकाओं को वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष यानी LHS टू RHS, RHS टू LHS रिपीट करके हमने इनका दोबारा से रूप परिवर्तन देख लिया है। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है 16 सर्वसमीकाएं। 16 सर्वसमीकाएं पढ़ ली, 2 प्रमेय पढ़ ली, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, और कुछ हमने परिभाषाएं पढ़ी है, बहुपद की प्रारंभिक जानकारी हमने पढ़ी है। आपसे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी और क्लास में पढ़ने वाली बातें भी आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार निवेदन पर आपने कर ही दिया होगा और आनंद लेते रहिए। इस प्रकार की क्लासें हम आगे की प्रश्नावलियों के लिए भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद। आपका ये क्लास पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।